नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और मेरे इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई चर्चा के साथ, जिसमें मैं आपके स्वागत करने के लिए एक बार आपके सामने उपस्थित आया हूं। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और प्रभु और ईश्वर की कृपा सभी पे बनी रही होगी। और आज की वीडियो में एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मैं देने वाला हूं आपको। जैसा कि आपने थंबनेल और इंट्रो देख के आपको आभास हो गया होगा कि वीडियो किस विषय पर आधारित है। ये शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूं कि जो कि एक लेमैन की जानकारी में जो अभी तक नहीं उपलब्ध हो पाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज उसकी जानकारी देने वाला हूं। कि जैसा कि हमारे व्यूवर ने एक प्रश्न किया है कि अगर जो कोई दूसरी शादी करना चाहता है, और आज का वीडियो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। और आज की वीडियो में जैसा कि समाज में घटित जो घटनाएं हैं, वैसा ही एक घटना के आधार पे ही हमारे एक व्यूवर जो कि सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि क्या शादी के बाद या जो घटना घटित हो जाती है, कोई भी घरेलू हिंसा में या कोई पति पत्नी के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है या कोई भी मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या पत्नी के पास अभी आने वाले कानून में क्या उनके पास धाराएं बसती हैं? क्या उनके पास लीगल रेमेडी उपलब्ध रह पाती हैं? अगर जो नया कानून लागू होता है तो उसके आधार पे अब पति अगर जो उसमें प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे तो किस आधार पे इनिशिएट करते हैं? तो आज के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारी और है कि अगर जो आप यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर जो आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक कर दें। और ऐसी ही जानकारी, इंटरेस्टिंग और लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो आप दूसरों लोगों तक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। क्योंकि एक जो लेमैन है उसको इतनी लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। अगर जो लीगल इन्फॉर्मेशन उसको होती है तो उसको किसी अनुभवी अधिवक्ता से संपर्क करना पड़ता है, और अनुभवी अधिवक्ता को उसको अच्छी खासी जो एक हाईली अमाउंट में फीस उसको डिपॉजिट करनी पड़ती है। अगर जो ऐसी ही चीज़ हमारा ये प्रयास है कि अगर जो किसी के पास अगर जो पैसे नहीं है, अगर जो उसके पास प्रॉपर फीस अगर जो अदा करने की फीस नहीं है, तो उसको जस्टिस से वंचित न किया जा सके, ऐसा ही एक हमारा प्रयास है। इसी प्रयास को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं। वीडियो के जरिए आपको लीगल इंफॉर्मेशन मैं देता रहूंगा। और आज का वीडियो शुरू करते हैं कि जैसा कि जो प्रश्न पूछा गया है कि उसके आधार पर उनके पास क्या लीगल रेमेडी उपलब्ध रहती है। अगर जो कोई वाद या विवाद उत्पन्न हो गया है, पत्नी ने थाने में कंप्लेन की या उसके पास जो भी उपचार रहते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम और 125 में CRPC में गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए जो उसके प्रोविज़न बने हुए हैं, उसी के आधार पे वो अपना हक मांगती है। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता में जो नए बदलाव हुए हैं, उन बदलाव के आधार पे जो हमारी भारतीय सरकार उसने जो गुलामी की जो दास्ता के जो प्रतीक हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास किया है। तो उसी के आधार पे जो नई जो कानून है उनमें कुछ धारा, कुछ कानून उनको फेरबदल करके और उनमें संशोधन करके उसको नए रूप में, नए अवतार में पेश किया है। तो इसी के आधार पे सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई पति पत्नी में कोई विचार में मतभेद हो जाता है या कोई डिस्प्यूट या विवाद हो भी जाता है, तो उस स्थिति में सबसे पहले जो पत्नियां जो कदम उठाती हैं वो सबसे पहले ससुराल को छोड़ के अपने मायके में या जहां भी उनका हित निहित होता है वहां वो चली जाती हैं, अपने निकटतम संबंधियों के द्वारा, अपने जो भी उनके पास सिफारिश का जो स्रोत रहता है उसी के आधार पे अपना नया कदम उठाती हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर जैसा कि अभी तक होता हुआ आया है कि अगर जो समुचित धाराएं अगर जो आरोपित करने के उपरांत अगर जो पत्नियां ये सोच लेती हैं कि जो हस्बैंड को जो जेल भेजना है, क्योंकि अभी तक जैसा कि पत्नियों का जो विचार रहता है कि अगर जो हस्बैंड को अगर जो उसको जेल में भेजने की अगर जो व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उस व्यवस्था में जो छोटे अपराध हैं, जो मारपीट है और गाली गलौज है, इन अपराध की श्रेणियों में जेल जाने की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाती, क्योंकि बाहर से और बिना जेल जाए हुए उनकी जमानत हो जाती है। और जो विवाद है वो अगर जो कोर्ट की निगरानी में, कोर्ट प्रोसीडिंग में आ जाता है, उसके बाद आपकी जमानत होने के उपरांत आपके जो लीगल राइट हैं, आपके जो डिफेंस में जो आपको एविडेंस देनी है वो फाइल करने के आपके पास ऑप्शन रहता है। लेकिन किन आधार पे? अगर जो वाइफ
अगर जो अभी तक जो कानून बने हुए हैं उनमें 377 और 497 की उनके पास यही एक ग्राउंड बचता है जिसके आधार पे वो हस्बैंड पे एलिगेशन लगाती है कि इनका ये सच एंड सच अफेंस जो मेरे अगेंस्ट कारित किए गए हैं, क्योंकि ये वो ऑफेंसेस हैं जिनमें कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है और जिनमें आसानी से बेल मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। जैसा कि अभी तक हाल ही में जो घटनाएं घटित होती हैं उनमें एक चीज़ अवश्य देखने को मिली है कि जो पत्नी है वो हस्बैंड के अगेंस्ट में 377 यानी कि अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस का जो एलिगेशन लगाती हैं, वो चाहे हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि ऐसे अपराध केवल जो निजता के अधीन ही कारित किए गए हैं। इनमें किसी का साक्ष्य की या गवाही की जो सत्यता है वो प्रमाणित नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त और दबाव बनाने के लिए और प्रेशराइज करने के लिए जो पति के जो परिवार वाले हैं या उनको रिश्तेदार वाले में उनको जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है 354 की जो कैटेगरी है वो ऑफेंस एलिगेशन उन पे इम्पोज करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हस्बैंड है या उनके रिलेटिव हैं उनको बेल मिल पाने में, जो जमानत हो पाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इवन जो सेशन कोर्ट है वहाँ से जमानत मिल पाना असंभव है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ये जो जमानत होती है वो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। तो इट मीन्स कि आपको कुछ समय के लिए जेल की जो कारावास है वो आपको व्यतीत करनी पड़ती है। लेकिन जो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है और जो भारतीय न्याय संहिता है, इनमें जो नए प्रावधान लेकर आए हैं, इनमें जो हमारी भारतीय सरकार है उन्होंने जो गुलामी की दास्तां का जो प्रतीक के जो भी ऑफेंसेस हैं उनको समाप्त करके और नए ऑफेंस को नई कैटेगरी में, नए स्वरूप में उसमें प्रस्तुत किया है। जैसा कि सबसे पहले जो 377 है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंट या टूल कह सकते हैं, जो कि वाइफ के फेवर में होता था, जो हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव और उनके अगेंस्ट में एलिगेशन लगाती थी। लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने जो भी भारतीय सरकार है उसमें 377 को ऑफेंस नहीं माना है। इट मीन्स कि 377 का जो ऑफेंस है वो अभी नए कानून में उसको नहीं इम्पोज किया गया है, उसको नहीं माना गया है कि ऐसा अपराध कोई अपराध भी हो सकता है। और इसके अतिरिक्त 497 जो कि एडल्ट्री का आता है कि अगर जो उसमें वाइफ एलिगेशन लगाती है कि हस्बैंड किसी अन्य महिला के साथ या किसी अन्य साथी के साथ उसका कोई अनैतिक या इलीगल रिलेशन है जिसपे उसको वाइफ को आपत्ति होती है। तो इस तरीके के जो ऑफेंसेस हैं ये हमारी जो भारतीय सरकार ने जो भी अधिनियम जो प्रस्ताव पेश किए गए हैं उनमें उनको अपराध नहीं माना गया है। तो ऐसी ही स्थिति पे अब जो निकल के आते हैं सामने कि और क्या क्या जो ग्राउंड होंगे जो आपके खिलाफ जो एलिगेशन वाइफ लगाती है उनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो ये तो हुई जो कि मैंने लॉ की बात बताई है। और इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने पहले अभी बताया हुआ है कि जो 377 यानी कि अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द वाइफ यानी कि पत्नी के विरुद्ध जो इस तरीके के जो अपराध हैं वो निजता के अधीन है, यानी कि वो उनमें किसी के ये जो ऑफेंस है ये एकांत में कारित किए जाते हैं। इनमें सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा ऑफेंस किसी ने देखा या सुना। तो इस तरीके का जो ऑफेंस है इसको प्रूफ कर पाना काफ़ी मुश्किल हो पाता है। तो इसलिए कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि जो वाइफ ने जो एलिगेशन लगाया है उसी को सत्य मानते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मैंने ये खुद देखा हुआ, रियलाइज़ किया हुआ है कि जो 377 का केवल इम्पोज करने का केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है, एक ही मकसद होता है कि अगर जो हस्बैंड को जेल भेजना पड़े, क्योंकि यही एक ऐसी धाराएं बसती हैं कि जिनमें झूठा आरोप लगा के पत्नी अपने पति को जेल भेज सकती हैं। इसके अतिरिक्त और जो एलिगेशन लगते हैं जो दहेज मांगने के लिए या दहेज से संबंधित, और इसके अतिरिक्त जो डॉवरी एक्ट के जो सेक्शन इम्पोज किए जाते हैं उनमें भी बेलेबल ऑफेंस होते हैं। और जो जनरली धाराएं होती 323, 504, 506 ये जो धाराएं होती हैं ये सेम डे ये बेलेबल ऑफेंस है, इनमें हस्बैंड की आसानी से बेल हो पाती है। और साथ में एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि मान लीजिए, क्योंकि जैसा कि प्रोविज़न में है कि अगर जो किसी वाइफ ने अगर जो FIR दर्ज कराई है, FIR दर्ज होने के उपरांत वो मेडिएशन सेंटर के लिए उसको रेफर कर दिया जाता है। मेडिएशन सेंटर से जो भी होता है सक्सेसफुल होता है तो मच बेटर, अनसक्सेसफुल होता है तो रिटर्न बैक टू IO हो जाता है, यानी कि IO जो विवेचना अधिकारी है उसके पास वापस हो जाता है। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है। जो पत्नी है वो विवेचना अधिकारी से मिल के
अगर जो एफआईआर में इस तरीके की धाराएं 497 या 377 या फिर 354, 354 ए बी सी डी, इस तरीके की जो धाराएं अगर जो एफआईआर में दर्ज नहीं हैं या दर्ज होने से जो छूट गई हैं, उनको आईओ से मिलके और उन पे जैसे भी वो एडजस्ट हो सके, जिस तरीके से अगर जो भी जिस हद तक अगर जो आईओ तैयार हो पाता है, तो उसके अधीन इस तरीके की जो धाराएं हैं उसको चार्जशीट में उसको बढ़वा दिया जाता है। तो अगर चार्जशीट में अगर जो इस तरीके की कोई धाराएं अगर जो बढ़ जाती हैं, तो नेचुरल सी बात है कि वाइफ के द्वारा इस तरीके की जो धाराएं जो बढ़वाई गई हैं, तो इनके अधीन हस्बैंड को इन सेक्शनों में भी अगेंस्ट में फिर से बेल करवानी पड़ेगी। क्योंकि पहले से अगर जो चार्जशीट आने से पहले से अगर जो हस्बैंड ने बेल मूव कर दी है और उसमें बेल हो चुकी है, और चार्जशीट आने के बाद कुछ धाराएं अगर जो बढ़ जाती हैं, तो चार्जशीट आने के बाद हस्बैंड को दोबारा उस सेक्शन में, पर्टिकुलर जो सेक्शन जो बढ़ाया गया है उस सेक्शन में भी हस्बैंड को बेल करानी ही पड़ेगी। तो इसीलिए जो हमारी भारतीय सरकार है, जो कि सारे उन पे विचार और मंथन करने के उपरांत, क्योंकि जो ये संशोधन और जो विचार उत्पन्न किए जाते हैं, जैसा कि लॉ कमीशन से डिस्कस होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कस होने के उपरांत ये लॉ जो बन के आते हैं, तो इस तरीके से पूरी कैबिनेट में सारे मेंबर्स की मीटिंग में इस लॉ को डिस्कस किया जाता है। और इस डिस्कस करने के उपरांत उन्होंने ये पाया कि जो सेक्शन 377 है और सेक्शन 497 है ये अनलॉफुल है, और इसको वर्तमान में जो भारत के भूभाग में इसको लागू किया जाना ही होगा। तो इसी के आधार पे ये जो 377 और 497 की जो ये धाराएं हैं, इनको समाप्त कर दिया गया है। इनको जो नए जो लॉ है, जो भारतीय न्याय संहिता में, इनको अपराध नहीं माना है। और आज का वीडियो इतना ही, यहीं तक है। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए विषय पर एक नए चर्चा के साथ। तब तक के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।